ओके, ये निकालें। जनरल डिस्कशन पेज 454 में। पेज 454। कौन से रेट्स पेपर में गिवन होते हैं, ये अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं। तो भाई डिप्रिसिएशन वगैरह के भी गिवन होते हैं, टेबल 1 और 2 भी गिवन होता है, और साथ जो लेटेस्ट रिटर्न असल में किताब के एंड पे लगी हुई है वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। इनिशियल अलाउंस के रेट भी गिवन होते हैं, और साथ जो है वो सिक्योरिटीज़ और रिमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल के रेट भी गिवन होते हैं। थ्योरी को कैसे याद करें, अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं। बस याद करना है, अब तो क्या आप साथ साथ याद करनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है लॉ की लैंग्वेज के जो कुछ अल्फाज हैं वो मिस ना कीजिएगा, वरना मसला हो सकता है। किस तरतीब से तैयारी करें, इस तरतीब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेड ऑफ इनकम के साथ चैप्टर 1 कर लिया, कुछ छोटा चैप्टर कर लिया, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी एज अ सोर्स में करके साथ चैप्टर 2 कर लिया, बिजनेस के साथ चैप्टर 1 कर लिया। इस तरह चैप्टर्स को मिक्स करके थ्योरी और न्यूमेरिकल के, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम करने के बाद चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल को हाथ डाला, और लॉसेस करने के बाद पेपर में कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। ज़ाहिर बात है कुछ थ्योरी के सवाल ईजी आते होते हैं, उनको ज़रूर पहले करके ईजी मार्क्स ले लें, लेकिन किसी भी रिक्वायर्ड टाइम जो होता है, कितने मिनट होते हैं, कितने वो 1 पॉइंट क्या करते हैं आप लोग, 1.8। तो हर सवाल को 1.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कितने मिनट में आपने सवाल करना है। यानी कि 10 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नंबर का सवाल 18 मिनट में करना है। एग्जाम्ड इनकम्स जो हैं वो कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम्ड इनकम्स को ऐड करके लेस करें। चैप्टर 18 वाली सारी, चैप्टर 13 वाली सारी, जैसे सेक्शन 50 था, 51 था, फॉरेन सैलरी थी, एग्जाम्ड इनकम्स को ऐड करके लेस किया करें। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी एग्जाम्पशंस है ना, जैसे मेडिकल रीइंबर्समेंट, प्रोविडेंट फंड का कम्युलेटेड बैलेंस रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है, ये छोटी मोटी एग्जाम्पशंस को तो हम ऐड करके लेस नहीं करते। आप बताएं, इनको तो हम डैश डाल के क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन चैप्टर 13 की जो मेजर एग्जाम्पशंस थी उनको सबको, एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ भी है, उनको ऐड करके लेस करें। हत्ता कि एक सवाल जो मैंने आपको अभी लॉसेस का छुड़वाया है, क्वेश्चन 18, उसमें तो उसने रिलेटिव से गिफ्ट मिला था, उसको भी उसने ऐड करके लेस किया हुआ था। हालांकि रिलेटिव का गिफ्ट तो हम डैश डाल के इग्नोर करते होते हैं। तो सैलरी में छोटी मोटी एग्जाम्पशंस को इग्नोर कर दिया करें, लेकिन अगर फॉरेन सैलरी है फिर इग्नोर मत करें, फिर उसको ऐड करके लेस करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में लॉ को रिप्रोड्यूस करें, लेकिन इतनी भी गुंजाइश है कि लॉ को रिप्रोड्यूस और सिनेरियो इकट्ठा भी चला सकते हैं, और अगर उसने कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है उसका पॉइंट ऑफ व्यू निगेट भी कर दें। मिसाल के तौर पे अभी हमने सवाल किया था कि वो बाहर के मुल्क में सैलरी कमाने गई है, 50% पैसा उसके दुबई के अकाउंट में मिला है और 50% पैसा पाकिस्तान में। तो उसमें आप लिख के आ सकते हैं कि डजंट मैटर पैसा कहाँ रिसीव हुआ है, बिकॉज शी स्टेड आउटसाइड पाकिस्तान एंड रेजिडेंट एंड सिटीजन, सो हर फॉरेन सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, बाकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम्स के लिए भी एक प्रोविजन है। ये तो सैलरी की बात हो रही है ना, बाकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम के लिए भी 2 एग्जेम्पशंस हैं। वो तो मशहूर है ना, सेक्शन 50 और 51 वाली। वो तो आपको याद होंगी, 4 साल से मुसलसल नॉन रेजिडेंट है, अब पाकिस्तान आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, और जो 3 साल पाकिस्तान नौकरी करने के लिए आया हुआ। अक्सर वो सवाल में कभी लिख सकता है कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 की रोशनी में जवाब दें। सीएस टैक्स के तो चैप्टर ही अलग है ना, पहला चैप्टर एक्ट है और दूसरा चैप्टर रूल्स है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर रूल्स 2-3 जगह पे ही हैं। रेजिडेंट आने जाने का दिन जहां हमने गिना था पूरा काउंट करेंगे, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और एग्रीकल्चर के नीचे आपको रूल मिलेगा, रूल 11। चैप्टर नंबर ये कौन सा, एग्रीकल्चर वाला, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 में, और ऊपर वाले दोनों आपको चैप्टर 4 में मिल जाएंगे। तो इनकम टैक्स रूल्स की रोशनी में अगर कोई जवाब देना पड़ा तो वो पूरे किताब में सिर्फ 2-3 सेक्शंस ही हैं जो इनकम टैक्स रूल्स की रोशनी में जवाब देने हैं हमने। एफटीआर का नाम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी है, या ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं आप। साइनिंग अमाउंट एक नाम आई के अपने कभी यूज किया था, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का। जो बिल्डिंग वगैरह बिजनेस में यूज नहीं हो रही उसको सेपरेट ब्लॉक में डाल दें, ये तो आपको अभी बताया सुबह सुबह। और जो बिजनेस में यूज हो रही है उसके बेचने को इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे घर का बेचना, प्लॉट का बेचना, उसको मैंने कहा था आप सेपरेट ब्लॉक में डाल दीजिएगा। इसके ऊपर तो डिटेल से डिस्कशन हुई है।
ओके, नाउ अब ये एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल है इनकम टैक्स का और ये एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल है सेल्स टैक्स का, इसको अभी छोड़ें। इधर आए चैप्टर 18 की चीजें फारिग करें, शुरू करें क्वेश्चन 19। हम कोशिश करते हैं पौने घंटे में क्लास खत्म कर दें, बस जो भी हो गया बाकी। चैप्टर नंबर, अच्छा वो शुरू में मैंने कहा था आपको ये पहले करा दूंगा मैं, सेल्स टैक्स वाला कॉन्सेप्ट पहले ये निकाल लें। चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 693। अच्छा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अपने किताब में लिखा भी नहीं हुआ, न्यूमेरिकल में डाला हुआ है। वो कहता ये है कि इन दोनों सेल का करो टोटल। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझने से कोई आधा नंबर आपका बच जाएगा और कोई इतना फर्क नहीं पड़ना। इन दोनों सेल का करो टोटल, कैलकुलेटर के बगैर बताएं। 84, इन दोनों का करो टोटल, सम 84500। इन दोनों का टोटल करके इसका लो 50%, आधा 42250, और फिर इसके बाद रेड मार्कर से इसको इससे कंपेयर करो। तो 3 स्टेप्स हो गए। एग्जेम्प्ट सेल को इग्नोर करना है वो तो बात अलग है। लोकल टैक्सेबल सेल और जीरो रेट को करो जमा, क्या जवाब आ गया? स्टेप 2, इसका लो 50%, जो जवाब आया उसे कंपेयर करो। अब अगर ये वाली फिगर ज्यादा है तो आप अच्छी खासी एक्सपोर्ट सेल कर रहे हो, आप अपने न्यूमेरिकल के फेस पे 90% रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, पूरा इनपुट माइनस कर दो। 90% restriction is not applicable as zero rate sale are more than 50% of all taxable sale। ये लाइन याद नहीं करनी, आपने छोड़े इस लाइन को। बात खत्म होगी मेरी। किस किस सेल का टोटल करना है? टैक्सेबल और जीरो रेट सेल का। आजकल जीरो रेट सेल इतनी ज्यादा नहीं आती सवालों में, थोड़ी थोड़ी जीरो रेट सेल होती है, इस वजह से किसी न्यूमेरिकल में ये मसला आया ही नहीं था हमें, लेकिन हर न्यूमेरिकल में ऐसा करना है। आईकैप कहता है टैक्सेबल सेल और जीरो रेट का टोटल करो, और ये कोई नहीं, ये आप फेस जब बनाने लगे तभी ध्यान रखना है, और क्या करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो कुछ नहीं करना, जब फेस बनाने लगे तब 90% रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ। ये पहले ही बहुत एक्सपोर्ट सेल कर रहा है, इसके लिए नॉर्मल इनपुट को भी, यानी एक्सपोर्ट सेल ज्यादा करने की वजह से नॉर्मल सेल में आपको रिलैक्सेशन दे रहा है वो। आप बता दें एक्चुअल हम इनपुट माइनस कर लें या लोअर ऑफ, तो ये देखें ये पूरी फिगर हमने माइनस कर लिया, हालांकि इस फिगर को हम लोअर ऑफ करके माइनस करते थे। बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, नोट करिए। स्टेप 1 जल्दी से बनाएं, स्टेप 1 दोनों को जमा करें जी। 84,500 लिखें। अच्छा अब मेरे कहने पे स्टेप 2 लगाएं, इंटू 50%, जवाब इसे कंपेयर करें जीरो रेट सेल से। जीरो रेट सेल इससे, तो इसका मतलब अच्छी खासी आप जीरो रेट सेल करें। अच्छा ये आसान तरीका नहीं वैसे इसका होना चाहिए था, मुझे तो अब दिल में आ रहा है कि ये फिगर जब इससे ज्यादा है तो हमेशा ही फिर ये 50% ही करना है ना। मुझे वैसे देख लें, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर पे जरा ये लें मिसाल के तौर पे, इसको 49,000 लें, इसको 50,000 लें, वैसी मिसाल दे रहा हूँ, इसको 49 50,000 लें, जमा करें जरा 49 और 50, एज्यूम करें वो ऊपर 49 है नीचे 50 है, कितना? इसको 49 50 ना लें, इसको ले लें 90,000 और इसको ले लें 1,00,000। तो मेरे ख्याल से शायद यही रूल लगेगा। वो समझ आई मैंने एक शॉर्टकट क्या बताया? मैंने शॉर्टकट बताया 50,000 जब भी ज्यादा हो तो ये ले लें,
जी क्या आया? 1,90,000। 1,90,000 का आधा लें 95। 95 को 1 लाख से कंपेयर करें, 1 लाख ज्यादा है तो फिर ये रूल लगेगा। चलें छोड़े पर, आप ये झटका तरीका, आसान तरीका छोड़ें मुश्किल तरीका ही लगा दें। क्वेश्चन 5 में मुश्किल तरीका लगवाएं मुझे। अब ऑब्वियसली मैं कह रहा था ये इससे ज्यादा है तो हमेशा ही ये रूल लगेगा। कोई समझ आई बात? ये 11 इस ग्रेड में तो 50% वाला रूल लगा लें। 50% वाला रूल 11 जमा 8 19, ये मिलियन को तो काटे ना। 19 स्टेप 2 9.5 को इससे कंपेयर करें 11 से, तो ये 11 क्या है? ज्यादा। तो इस सवाल में भी फिर पूरा माइनस करें, नहीं पूरा माइनस करें, कोई 90% की, लेकिन इससे नीचे वाले किसी सवाल में ऐसा नहीं है पूरी किताब में। जीरो रेट सेल ही बहुत थोड़ी है सवालों में, इसलिए ये कभी क्लास में हमें चैलेंज फेस नहीं हुआ। ओके ये देख लें आगे किसी भी सवाल में ये मसला नहीं है। ये 25 है, ये 35 है, किसी भी सवाल में आगे ये मसला नहीं है। ये 12 है, ये 75 है, आगे मसला है ही नहीं। चलें वापस आ जाए। जी चैप्टर 18 क्वेश्चन 19। फोर 68। पॉइंट ई एंड एफ, बस इन सारी चीज़ों को देख लें, अब करने की जरूरत नहीं है। ई और एफ। सुल्तान इज अ पार्ट टाइम सिंगर, ये पार्ट टाइम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एंड ओन्स अ स्टूडियो, उसके लिए उसने एक स्टूडियो खरीदा हुआ है। ही सोल्ड द प्रेमिसेस, उसने बिल्डिंग बेच दी है फॉर 10 million एंड शिफ्टेड हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू न्यू प्रेमिसेस व्हिच ही परचेज फॉर 74.82। ही रिसीव 25 लाख फ्रॉम हिज फादर इन कैश एज लोन। ये कहां जाएगा? लोन लिया कैश में अब्बू से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। Previous premises were purchased for 1.4 million and had a tax WDV of 6 lakh at the time of disposal. The net profit from studio was 9 lakh 90,000 and the expenses include salaries of 2 workers at 25,000 and 36,000. डिसअलाउ कौन सी करेंगे? 25,000 36,000 36,000, क्योंकि पे किसमें कर दिया है? कैश में। और बिजली के बिल तो कैश में पे किए जा सकते हैं। मुझे बताएं ये स्टूडियो वाला न्यूमेरिकल मैं सेल से चलाऊं या प्रॉफिट से चलाऊं? प्रॉफिट से, क्योंकि सेल सवाल में अवेलेबल, बाकी तो सारा डेटा सैलरी के और इधर उधर के। तो ये इतना सा न्यूमेरिकल स्टूडियो वाला प्रॉफिट से चलाऊं या सेल से चलाऊं? वो बोले ना प्रॉफिट से चला दें इसको। 9,90,000। 9,90,000 में क्या ऐड करेंगे? 36,000 इंटू 12, और बिजली को ऐड नहीं करेंगे। डन। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ऊपर वाली एडजस्टमेंट के सवाल पे क्या असरात होंगे। जब कभी एसेट बिकेगा, मैंने 4 काम आपको कहे थे, 4 काम। जब कभी एसेट बिकेगा, पुराने की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हुई, वो दी नहीं हुई, उल्टाने की जरूरत नहीं। पुराने का गेन लॉस, वो दिया नहीं हुआ, उल्टाने की जरूरत नहीं। टैक्स वालों के डेप्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्स वालों के डेप्शन बेचने के साल में होती नहीं। सिर्फ टैक्स वालों का क्या निकालना है? गेन और लॉस। और एक और काम क्या करना है? हाँ, जो लेटेस्ट हम का सवाल आया था हमने किया था, नए वाले की अकाउंट टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, नए वाले की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकालनी है। डन। अब सिर्फ आप मुझे पुराने का गेन लॉस बता दें जो उल्टाना है। Where the consideration received on the disposal of building exceed the cost, then BV का फॉर्मूला क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें। निकालें जी टैक्स वालों का गेन लॉस।
जी बोले माय डियर, कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन 10, लेस टैक्स वालों की WDV। इसका फॉर्मूला क्या कर दें, रिवीजन हो रही है, कॉस्ट ना 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 ना, अभी 1.4 लो, अकम्युलेशन 0 पॉइंट। अब रूल बोलें, पहले 1 मिनट देख लिया करें ना, समझ लिया करें। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग के लिए रूल, प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग, इट्स कॉस्ट, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। आप बता दें गेन लॉस कितना आ जाएगा, WDV अब एडजस्टमेंट चलने जो होंगे सारे देखें इधर। आप लोगों ने नेट प्रॉफिट पकड़ा 9,90,000 का, इसको दोबारा 0 डाल के इग्नोर कर दिया, इसको ऐड कर दिया 36,000 इसको 1,10,000 को इग्नोर कर दिया। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस दिया नहीं हुआ, टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड कर लिया, टैक्स वालों का गेन लॉस। और एक छोटी सी चीज और बता दें, न्यू एसेट पे इनिशियल लॉस तो ना लगाइएगा, ये बिल्डिंग है, बस बिल्डिंग के लिए 10%, 74.82 इंटू 10%, वो टैक्स वालों की डेप्री वो माइनस कर दें, क्योंकि पुराने साल का लॉस नहीं है तो फौरन माइनस हो जाएगी। डन, ये लिखने की जरूरत है, जो पता है, पता है, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी प्रॉफिट दिया हो तो कहां से चलिएगा, प्रॉफिट से, प्रॉफिट से, फिर सेल से चलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगला सवाल मैंने कौन सा लिखा हुआ है नोट्स में, तस्वीर खींच लें, ये नोट क्या करना है, खत्म करें चीजों। 20 ये रिवाइज तो हो गया ना, याद आ गया है, वेयर द कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द कॉस्ट, द कंसीडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज, एक्सपोर्ट के केस में और रूल है। क्वेश्चन 22 का 3। अच्छा, ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल बताएं कैसे सॉल्व होना है, ऊपर सैलरी का डेटा है। वजाहा स्टार्टेड अ ट्यूशन सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस, उसको ट्यूशन फी मिली है 21 लाख। आप बताएं जी कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ट्यूशन फीस मिली है 21 लाख, सेल से शुरू करेंगे, वेल डन। उसमें प्रॉफिट से शुरू करना था क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल था, तो अब इसमें प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं, तो कहां से न्यूमेरिकल शुरू करें। लेकिन सेल से चलते हुए सॉल्व कैसे होता है, किसी को पता है, अलाउड खर्चे माइनस कर देते हैं, तो महीने की सैलरी माइनस कर दीजिएगा, उसकी तरह माइनस कीजिएगा। सेल से, अगर प्रॉफिट से चल रहे होते तो ये नॉट अलाउड होती, ऐड बैक करते हैं। अभी किससे चल रहे हैं, सेल से, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो चीजें माइनस करनी होती हैं इसको माइनस कर दीजिएगा। ये बिजनेस का मेला अटेंड करने गया, ये भी माइनस कर दीजिएगा। और कंप्यूटर की परचेज तो माइनस ना कीजिएगा, कंप्यूटर पर लिखे इनिशियल अलाउंस भी मिलता है, ये याद रखिएगा, प्लांट पे भी मिलता है, कंप्यूटर पे भी मिलता है। कंप्यूटर का इनिशियल अलाउंस डिडक्शन माइनस कर दीजिएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो बिल्कुल माइनस कीजिएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं हल्के फुल्के खर्चे जो बिजनेस के चल रहे हैं, इनके अलावा। तो बता दें जी, कुछ उल्टाना है या सिर्फ खर्चे माइनस करने हैं, अब माइनस करवाएं। सेल में से उसकी तनख्वाह माइनस, यकम सितंबर है, 10 महीने की तनख्वाह, 10 महीने की तनख्वाह इसकी माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, इसकी इनिशियल अलाउंस और डेप्री और ये एक्सपेंसिव। अब ये क्या करवानी चीजें, ठीक है आप लोग भी चाह रहे हैं जल्दी फ्री कर। डन। 33 का बी, 33 के बी में मैंने कहा नहीं, मैंने पता है 33 के बी में मैंने आपको कहा था सजेशन क्या है इसके लिए, सवाल ने लिखा हुआ था सजेशन क्या देनी है। सजेशन भाई आप इसको ये सजेशन तो नहीं दे के आ सकते कि यूएसए में रेस्टोरेंट में नौकरी ना करता, ये तो कोई सजेशन नहीं। सजेशन ये तो नहीं कि बिजनेस शुरू कर दिया लॉसेस वाला, सजेशन ये भी नहीं है कि डोनेशन तुमने क्यों दिया पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से 2 सजेशंस बनती थी, उसने मांगी थी। एक सजेशन ये कि आइंदा सैलरी तुम जो है वो एम्प्लॉय को चेक में दो, एक ये सजेशन बनती थी 32,000 से ऊपर। और दूसरी सजेशन बनती थी कि बेहतर है डोनेशन पाकिस्तान में दे दिया करो ताकि टैक्स क्रेडिट मिल जाया करे। ये सजेशन ना दीजिएगा कि न्यूमेरिकल अच्छा सॉल्व किया करो, ये तुम्हें समझ नहीं आती न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है।
या ये सजेशन ना दीजिएगा कि रेस्टोरेंट से उधर क्यों गए थे यूएसए में, यूके में चले जाते, शायद अच्छे पैसे मिल जाते। ये तो सजेशंस नहीं देनी ना। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2 सजेशंस ही नजर आ रही हैं। एक तो डोनेशंस पाकिस्तान में दे दो ताकि टैक्स माफ हो जाए, और सैलरी ये ना कहिएगा कि फिजिबिलिटी स्टडी आइंदा ना करना, करने दो फिजिबिलिटी स्टडी उसको, तो अजीब सी बात है ना। डन। तो आई होप सजेशन वाला सवाल जिंदगी में कभी आएगा, आपने डाला नहीं था, लेकिन ये 2 सजेशंस बेहतर हैं दे दें कि वी सजेस्ट कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए और ये सैलरी वगैरह चेक में पे होनी, ये 2 सजेशंस बेहतर है। ओके आगे चलें। ये तो हुआ वह सवाल, मेरे ख्याल से बस आपसे पूछना था मैंने। 49 का 3 करवाया हुआ है ना, बट ठीक है। तो करवाया हुआ है, बोले हैं। ओके आगे चलें। मिनिमम टैक्स जी, ये देखें जरा, हाँ ये कौन सा पेज है? 488 जी। ये बताएं जरा, सेल का 1.25% किस फिगर पे लगाना है? छोड़ो परे, पेज ना खोलो, बस ये बता दो भाई। सेल ना 118 पे पड़ी होगी, इसलिए उसने सेल्स टैक्स माइनस किया है। लेकिन चेक ना कीजिएगा, हो सकता है कोई एग्जेम्प्ट सेल भी हो, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है सेल्स में से सेल्स टैक्स माइनस करना है, और हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है। डन। तो किस फिगर पे 1.25% लगाना है जरा बता दें आप? 320 पे। सेल्स कौन सी वाली लेनी है? सेल्स टैक्स के बाद वाली, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली। डन। अच्छा, अब एक मजे की बात आपको बताता हूं। मेरा एक गुमान है कि ये ना लिस्ट प्राइस से चला होगा, जिसकी वजह से इसको डिस्काउंट फिर माइनस करना पड़ा है। ये अनडिस्काउंटेड प्राइस होगी। वैसे एक बात कर रहा हूं, ये डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस होगी, और ये इसमें सेल्स टैक्स पड़ा होगा, 118 पे पड़ी होंगी फिगर्स, उसमें से इसने इसका 18 माइनस कर दिया है। तो लेकिन एक और सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं, वो जो भी हमने लेटेस्ट किया था, इसको क्यों सेल्स टैक्स माइनस करना पड़ा? क्योंकि फिगर 118 पे पड़ी होगी, ठीक है। इससे क्यों ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ा? क्योंकि फिगर कौन सी वाली होगी? अच्छा, ये दोनों अजीब चीजें हैं। सेल्स टैक्स ऐड हुई हुई टाइप चीज होती है, डिस्काउंट माइनस हुई हुई टाइप चीज होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं उससे क्यों सेल्स टैक्स माइनस करना पड़ा? वन वर्ड आंसर दें, क्यों उसे सेल्स टैक्स माइनस करना पड़ा? वो फिगर 118 पे पड़ी होगी। क्यों इसको डिस्काउंट माइनस करना पड़ा? क्योंकि ये ऊपर फिगर कौन सी पड़ी होगी? अनडिस्काउंटेड। तो हमने किस सेल के ऊपर 1.25% लगाना होता है? एक्सेलेंट। अच्छा, लेकिन ये जो सवाल हमने किया था क्लास में, ये वाला, अब सेल के साथ उसने कुछ नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन 53। एक मिनट, आप जरा एक मिनट पहले बात सुनो। An amount of 10620 is included in sale। इसमें कितनी फिगर पड़ी हुई है बोले? 10620। कहते हैं उसके बारे में तुम्हें कुछ बताने लगा हूं, इसमें डिस्काउंट माइनस हो गया हुआ है, तुम ना करना, मैंने कर दिया हुआ है। वो ठीक है, कर दिया हुआ है। उस सवाल में तुमने करके दे दिया था मुझे डिस्काउंट माइनस, तुमने खुद माइनस करके लिखा था, और इस सवाल में तुम कह रहे हो ये नेट है, अल्लाह का शुक्र है। वो भी तो तुमने नेट कराया था ना।
उसने माइनस करके नीचे वाली फिगर यूज कराई थी ना, उधर उसने नेट कराया था, इधर उसने कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं रहा कितना है लेकिन मैं नेट कर, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओए बट इंक्लूड 18% सेल्स टैक्स, लेकिन इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसका मतलब है तुमने डिस्काउंट, ऊपर वाले सवाल में दोनों माइनस हुए थे, सेल्स टैक्स भी और डिस्काउंट भी, ताकि सही फिगर आए। इसमें उसने डिस्काउंट माइनस कर दिया हुआ है, एक चीज माइनस कर दी हुई है और एक चीज पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था 18 को माइनस कर दो, फिर यहां से ये पड़ा, समझ आई। तो ये थोड़ा सा इन सवाल में फर्क था दोनों में। क्वेश्चन नंबर और 39। बहरहाल ऊपर उसने कौन सी सेल दी थी पता नहीं, मुझे नहीं पता। जब उसने डिस्काउंट और सेल्स टैक्स माइनस किया तो अल्लाह का शुक्र है 18% भी माइनस हो गया और डिस्काउंट भी माइनस हो गया, तो सही फिगर आ गई। इधर उसने क्या किया, उसने कहा जो मैं तुम्हें 10620 रहा हूं उसमें डिस्काउंट नेट हुआ है, तो बस ठीक है, हुआ रहने दो, लेकिन सेल्स टैक्स पड़ा हुआ। ओके, ये तो मुक गया काम, बस अल्हम्दुलिल्लाह ओवर। क्वेश्चन 1 और 6 रह गया, बहुत जबरदस्त। बस इसको 5 मिनट में पढ़ें और जाएं, फिर क्वेश्चन 6 निकालें, चैप्टर 21, क्वेश्चन 6, चैप्टर नंबर 21, 6:30। अच्छा, तो ऐसी टेंशन ली हुई थी तो कुछ भी नहीं रह गया। इसको भी इंशाल्लाह ना ऐसे झटके तरीके में ख़त्म करते हैं। ये चीज़ें तो आपको पता होती है क्या है, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना नहीं घर में, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सेल में एक सेल पड़ी है 2,25,000 की, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ना हमने अभी बिल भेजा है, ना हमने अभी डिलीवरी की है और ना पैसे आए हैं। बताएं सेल में पड़ा होना चाहिए, क्यों? नहीं 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 नहीं, मेड अवेलेबल तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इसको सेल में से निकाल दीजिएगा। हाँ, अगर सवाल में लिखा होता ना किस्तों पे बेचा है तो फिर एग्रीमेंट करते ही इसको सेल में डाल देना चाहिए। फिलहाल कहीं लिखा हुआ है मेड अवेलेबल टाइप बात नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हैज बीन साइंड बट नीदर इनवॉइस, इनवॉइस को तो वैसे ही नहीं देखना ना हमने, हमने दो चीजें देखनी होती हैं, चीजें डिलीवर हो गई हैं, सॉरी नॉट डिलीवरी हो गई है, नो कैश आ गया, नो, तो दोनों में से अर्लियर कोई है ही नहीं, ना डिलीवरी हुई ना टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर, दोनों में से कुछ भी, तो फिर मेरे ख्याल से सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है अभी और सेल में डाल दिया, तो इसको सेल से निकाल दें। जबरदस्ती एज्यूम नहीं करना हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे सेल रिकॉर्ड की जाती है। आगे चलें, सेल टू एंड कंज्यूमर, ये पुराने जमाने में कम आती थी एडजस्टमेंट इसलिए डाली हुई है, ये तो आपको पता है 18% में डाल देंगे उठा के, ये भी मैंने आपको कराया था। अपनी बनाई हुई चीजें अपने ही दफ्तर में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर ली, सप्लाई में डालेंगे, ये चीजें कर ली हैं, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने। हमने एक डेबिट नोट इशू किया है टू हाली ब्रदर्स टू रेक्टिफाई मिस्टेक इन आवर सेल। बस हम कौन है, सेलर, सेलर ने डेबिट नोट इशू किया है, ये आप जाके देख लीजिएगा सेलर कौन सा डेबिट नोट इशू करता है, ये जाके देख लीजिएगा सेलर कौन सा डेबिट नोट इशू करता है, इसमें कोई मसला नहीं, आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूं। जेएफ, जेएफ हम है माय डियर, वी इशूड अ डेबिट नोट टू रेक्टिफाई मिस्टेक इन आवर सेल इनवॉइस, इसलिए पता चला कि हम सेलर हैं। कौन सा चैप्टर, 21, हम सेलर हैं। वो दिन देखें 180 से ज्यादा बन रहे हैं, कैलकुलेटर पे गिनने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा पता चल रहा है, जरा देख लें, दिन 180 से ज्यादा बन रहे हैं। चलो पहले मुझे सिनेरियो तो देख लेने दो ना, हम कौन है, सेलर, सेलर ने कौन सा नोट इशू किया है, डेबिट नोट। जरा देखते हैं कौन सा सेलर डेबिट नोट इशू करे तो गवर्नमेंट को क्या होता है, तो गवर्नमेंट को फायदा होता है, सेलर ने डेबिट नोट, गवर्नमेंट को तो क्या होगा, सिनेरियो कौन सा है, तीसरा। तो बस जब मर्जी ये एडजस्टमेंट करें, इसको वर्किंग 1 वर्किंग 3 में जाके ऐड कर दीजिएगा, वर्किंग 3 में 35,000 ना, वो हाँ ना करें। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी हुई थी कि अगर हमने बैंक को चीज़ें रखवाई हुई हैं प्लेज के तौर पे तो इसको सेल में डाल दें, ये हमारी सेल है, क्योंकि बैंक ने हमारी चीज़ें बेची हैं ना, तो इसको हमेशा सेल में डाल दीजिएगा, लेकिन नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, इसको वर्किंग 3 में डाल दीजिएगा।
ये भी बात हो चुकी हुई है, चलें आज रिवीजन होगी। ऑडिटर्स ने मशवरा दिया कि 50% स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया है। हमारा लॉ कहता है डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अभी डिस्ट्रॉय हो जाता तो वर्किंग 1 में जाके इसको लेस करना था, और ऑडिटर्स ने मशवरा दिया है कि इसको फारिग कर दो, जब बिकेगा तब सेल में डाल दीजिएगा। इसको हमने कहा था वर्किंग 1 में जाके डैश डाल के लिख देना। ये एक एडजस्टमेंट है बिल्कुल नई। दुकान पे आप गए, आपने चीजें खरीदी, दुकानदार ने 1 लाख का बिल बना दिया, निकलते हुए उसने आपको डिस्काउंट कूपन दिया, सर आप हमारे सालाना मेले पे आइएगा, हम उस वक्त आपको चीज़ें सस्ती दे देंगे या खाना मुफ्त में खिला देंगे। भाई डिस्काउंट के लिए शर्त है कि इनवॉइस पे मेंशन हो। ये इनवॉइस पे मेंशन नहीं होता, ये निकलते हुए आपको पकड़ाया जाता है। तो इस वजह से इस डिस्काउंट को आपने माइनस नहीं करना पेपर में, माइनस हुआ भी हुआ तो ऐड कर देना। जीएफ इशू डिस्काउंट कूपन्स, डिस्काउंट कूपन बिल पे नहीं लिखे होते, कभी दुकानों पे जाके देख लीजिएगा, आप चीज़ खरीदिएगा, वो निकलते हुए गार्ड पूछते सर आपने कितने की चीज़ें खरीदी, आपने कहा 1 लाख से ऊपर, कहते हैं आप तो बड़े अच्छे, ये डिस्काउंट कूपन ले जाए। उस 1 लाख के बिल को जाके आप लेस नहीं करवाते, तो इसलिए शर्त है डिस्काउंट के लिए कि बिल पे लिखा हो। इसलिए ये एक एडजस्टमेंट एक दफ़ा आई थी, आई कि मेरे को 10 साल पहले, इसे इग्नोर करना। सेटलमेंट डिस्काउंट वैसे इग्नोर करना है, लेकिन अगर माइनस उसने कर दिया हुआ है माइनस, तो उसको फिर रिवर्स कीजिएगा। सेटलमेंट डिस्काउंट देखना होता है या ट्रेड डिस्काउंट देखना होता है? सेटलमेंट डिस्काउंट को कहते हैं कैश डिस्काउंट। फ्री रिप्लेसमेंट पे कई दफ़ा बात हो चुकी हुई है। अगर सेल में पड़ी है फ्री रिप्लेसमेंट तो निकाल दें, अगर फ्री रिप्लेसमेंट सेल में नहीं पड़ी तो वो पहले कभी सेल में जा चुकी थी जब ओरिजिनल बिकी है। फ्री रिप्लेसमेंट को हमेशा आप लोगों ने वर्किंग 1 में, ये तो सेल में पड़ी भी नहीं हुई, वर्किंग 1 में जाके डैश डाल देना। तो कॉस्ट नहीं देखनी होती है असल में, तो सेल प्राइस देखनी होती है, तो बस वर्किंग 1 में डैश डाल दीजिएगा। जी 3 सेल में डालना। ये वो मशीन घिसी-पिटी एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, ये एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन 17 की है पास पेपर की, जो आपको हमने सवाल दिया हुआ था, रिवीजन प्लान में भी डाला है। इन जून 2020 हमने गलती से सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया 58 इंस्टेड ऑफ 85। ओए होए, ये 18% पे है। ऑन अ सेल टू कस्टमर, बताएं हमारी सेल में मसला है या आउटपुट में? आउटपुट, सेल में मसला है, लेकिन वो असल में तो फिर टैक्स की फिगर दे दी ना। तो सेल में मसला है या आउटपुट में? आउटपुट में मसला है। आउटपुट मेरा कितना था? नहीं 58 तो नहीं था, 85 था। मैंने कितना बिल पे लिख दिया था? 58। अब सवाल कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, कितना टैक्स हमने पे करना है ये जरा बता दो। वो तो सवाल की रिक्वायरमेंट है, हमारा महीना मैं देखना चाह रहा था कौन सा है, महीना अगस्त का है। बताएं जी, जून की आपको कौन सा वाला सिनेरियो लग रहा है चारों में से? आपको कौन सा वाला सिनेरियो लग रहा है चारों में से? वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द आउटपुट इज टू बी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड? वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन सिनेरियो 3 है, 4 नहीं है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन आउटपुट इज टू बी इंक्रीज्ड, द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। आप बता दें इससे गवर्नमेंट को क्या होगा सेल बढ़ने से, इसलिए ये एडजस्टमेंट कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके भयानक नताइज देखें, ये वर्किंग 3 में बड़े अजीब तरीके से होनी थी। वर्किंग 3 में आपने जाके, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 27 पड़ा हुआ है 18 पे। वर्किंग 3 में फिगरें अनलकीली 100 पे पड़ी होती हैं। ये फैक्टर जिंदगी में पहली दफा लगाया आई कैप ने, क्योंकि सेल को कहाँ एडजस्ट किया जाता है? वैसे बताते हैं सेल को, अगर सेल प्राइस दी होती है इसकी, तो आपको याद है सेल सारी एडजस्ट वर्किंग 3 में होती है, लेकिन ये सेल वर्किंग 3 में एडजस्ट करवाना चाह रहा था या आउटपुट? तो आउटपुट किस पे पड़ा हुआ था? और वर्किंग 3 में किस पे चीजें पड़ी होती हैं? वर्किंग 3 में 100 पे पड़ी होती हैं, इसीलिए तो फेस पे जाके इस पे 18 लगाते हैं। याद रखिएगा, वर्किंग 1 में चीजें 18 पे पड़ी होती हैं, वर्किंग 3 में
100 पे पड़ी होती हैं। अब इसका नाम रखना था हमने एडजस्टमेंट। कितनी एडजस्टमेंट? 1। तो इसकी सेल 1.5 लाख से सही करनी पड़ेगी। जिस बंदे का आउटपुट 27 से सही करना हो उसकी सेल फिर 1.5 लाख से। और मैं प्लस क्यों कर रहा हूं? मैंने आउटपुट कम रिकॉर्ड किया हुआ ना, आउटपुट बढ़ाने से सेल बढ़ेगी। ये बड़ा टफ एडजस्टमेंट थी एक। जी माय डियर, फिर क्या क्या चीजें फेस पे लेके जाओगे? बच्चे अक्सर पूछते होते हैं फिर क्या क्या चीजें फेस पे लेके जाओगे, फिर कौन कौन सी एरर्स को फेस पे आइंदा लेके जाओगे? तो फिर एक चैलेंजिंग चीज बन जाएगी। फिर एक अगले मसले आएंगे, फेस पे क्या लेके जाया करें, वर्किंग से क्या रूट कराया करें। फेस को ना छेड़ो। ओके, इधर ही आप क्वेश्चन 17 की भी एडजस्टमेंट कर लें। क्वेश्चन 17 पास निकालें, चैप्टर 23 का क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 की एडजस्टमेंट ढूंढें। केमिकल की पेमेंट वाली है कोई। क्वेश्चन 17 की एडजस्टमेंट नंबर नहीं, सबसे नीचे देखो, नीचे एक एडजस्टमेंट है। कौन सी? 2। एडजस्टमेंट 2 एट लास्ट, चैप्टर 23 में। इसको पढ़ें जी जरा। नहीं, एडजस्टमेंट 2 नहीं है, फिर 1 है। 1 है, 1 पढ़ें। और देखें कौन सा पॉइंट आपके जहन में आ रहा है। जी, कौन सा पॉइंट आपके जहन में आ रहा है? ऑन 10 फरवरी, ये किया नहीं था सवाल में। ऑन 10 फरवरी एसए परचेज लिक्विड नाइट्रोजन फ्रॉम मोगल केमिकल ऑन उधार। ऑन 15 अगस्त वी पेड द आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी तक पेबल था। वी मेड अ पेमेंट बजरिया बैंक अकाउंट। पुत्र तू पेमेंट्स करता रहे। कैलकुलेटर पे मैं लिखूंगा फरवरी के ये बल्कि लीप का साल है। फरवरी के 29 माइनस 10 कितने दिन? 19। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर अगस्त के न्यूमेरिकल में 180 डेज पूरे हुए तो सजा दीजिएगा, वरना नहीं। अगर अगस्त के न्यूमेरिकल में 180 डेज पूरे हुए जी। बैलेंसिंग डेज निकालें। 8 अगस्त को आपको पेमेंट कर देनी चाहिए थी, आपने 7 दिन पेमेंट लेट की है। अब इसकी सजा आपने ये देनी है, वर्किंग 1 में जाके आपने नई लाइन डाल के एक फिगर लेस के तौर पे शो करनी है। इसकी हेडिंग देनी है क्रेडिटर नॉट पेड इन टाइम। जुर्म क्या है? क्रेडिटर नॉट पेड इन टाइम। ये एडजस्टमेंट सिर्फ कब किया करनी है? हमारे महीने में। अगर हमारे महीने में 180th डे पूरा हो। ये एडजस्टमेंट आया करेगी जब खरीदी हुई चीज और पेमेंट के दरमियान 180 दिन का गैप है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, लिखें इधर। अगर 10 जनवरी 16 को बाय किया होता,
अगर 10 जनवरी 16 डेट आती बाय करने की, हाँ जी, फिर लिखें, अगर 10 जनवरी 16 को बाय किया होता तो हम नोट डालाते कि जुलाई के न्यूमेरिकल में ये रिवर्स हो गया होगा। फिर 180 दिन तो जुलाई में पूरे होने थे ना। अगर 10 जनवरी 16 को बाय किया होता अच्छा, हमारा न्यूमेरिकल तो वही है ना अगस्त का, तो हम नोट डालाते, बोलें कि जुलाई के न्यूमेरिकल में ये रिवर्स हो गया होगा। अच्छा, ये तो इसने पेमेंट करा दी है ना। अगर पेमेंट ना हुई हो, अगर पेमेंट ना हुई हो तो भी एक सवाल आया हुआ है। अगर पेमेंट ना हुई हो तो भी एक सवाल आया हुआ है। पेज नंबर 667, ये भी वही एडजस्टमेंट है। एन अमाउंट ऑफ 7.5 लाख इज पेएबल सिंस 28 जनवरी। वही सेक्शन हो गया ना 180 दिन वाला। कैसे पता चला? उधर उधर पेमेंट करा दी थी लेकिन लेट कराई है, इधर लिखा हुआ है अभी तक पेमेंट हुई ही। कॉन्सेप्ट तो वही है। फिर इस तरह एक दो दफा ये टेस्ट हुआ है। अमाउंट ऑफ 7.5 इज, अब मेरे कान कैसे खड़े होंगे? इज पेएबल, और उधर लिखा हुआ था इज आउटस्टैंडिंग बट पेड। उधर भी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ था। आउटस्टैंडिंग, पेएबल, स्टिल टू बी पेड। अब तो मैं पता नहीं, सजा देने का मेरा इरादा नहीं है इसका, जरा गिन लेते हैं दिन। जनवरी के 31 माइनस 28 कैलकुलेटर पे, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जरा यहां तक टोटल करें, जुलाई तक 180। हो तेरी खैर, 184। फिर मुझे कम करवाएं, 180 पूरे करवाएं। 27 जुलाई। इस न्यूमेरिकल में हम नोट डाल के आएंगे कि 180 डेज पिछले महीने पूरे हो चुके हैं। हम अपने न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करेंगे इस एडजस्टमेंट का। ये सजा कब देनी है? जब 180th डे हमारे न्यूमेरिकल में पूरा हो। लिखें, 180 डेज ऑलरेडी लैप्स्ड ऑन 27 जुलाई। क्वेश्चन 7, 180 days already lapsed on 27 जुलाई। So no adjustment required in this month. ओके, सॉरी, एक चीज तो हमारी रह गई थी चैप्टर 21 के एंड पर, पेज 630 पे। इस लाइन का क्या मतलब है? सो फॉर अभी तक हमने रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत नहीं ली। भाई एक अजीब बात आज करने लगा हूं कि पिछले महीने की रिटर्न में अगर गलती है तो पिछले महीने की रिटर्न भी तो रिवाइज की जा सकती है ना।
कहते हैं मैंने इजाज़त नहीं ली, तो बस ठीक है, इजाज़त नहीं ली तो कोई मसला नहीं, फिर गो फॉर डेबिट क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट आपको कहते हैं कि 180 दिन के अंदर एडजस्टमेंट्स कर लो। गो फॉर डेबिट क्रेडिट नोट देन, यानी कौन सा वाला देन, तो फिर आप डेबिट क्रेडिट नोट के लिए और एक मिनट, अगर लिखा होता कि पिछले महीने की रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत ले ली है मैंने और अब मैंने उसको कमिश्नर को मना लिया कि ये गलती मैं पिछले महीने जाके सही करूंगा, फिर इस एडजस्टमेंट का क्या करते? फिर इसको इग्नोर कर आते, पिछले महीने का न्यूमेरिकल तो मुझे दिया नहीं हुआ। ये एक भयानक लाइन एक दफा उसने डाली है, कहते मैंने रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत नहीं ली। एक बात याद रखिएगा, पिछली गलतियां सही करने के लिए रिटर्नें भी रिवाइज होती हैं, तो रिटर्न रिवाइज हो सकती थी, कहते वो मैंने सोचा मैंने नहीं करनी, इजाजत नहीं लेनी मैंने। फिर क्या हल है? फिर आउटपुट इनपुट बढ़ाने का क्या हल है? डेबिट क्रेडिट नोट, बड़ा बड़ा लिखें, सो गो फॉर डेबिट क्रेडिट नोट देन। और अगला फिक्रा उर्दू में लिखें। अगर रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत मिल जाती तो बोले ना, तो फिर इस न्यूमेरिकल में इस एडजस्टमेंट को इग्नोर, फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते। डन, ओके। अच्छा, वैसे जनरल रूल डेबिट क्रेडिट नोट से ही, डेबिट क्रेडिट नोट ना 4 किस्म की चीज़ें सही करते हैं। एक तो रिटर्न में पहले 2 सिनेरियोस, या प्राइस बढ़ानी हो या कम करनी हो, डेबिट क्रेडिट नोट आपको हेल्प किया करेंगे। लेकिन अगर सवाल में लिखते रिटर्न रिवाइज करने, तो फिर जाओ, फिर डेबिट क्रेडिट नोट की हेल्प तो नहीं आपको देंगे हम। और अगर रिटर्न नहीं रिवाइज करनी, या इरादा नहीं, या इजाज़त नहीं मिल रही, तो कौन सा हल अवेलेबल है? डेबिट क्रेडिट। और भूले हुए इनपुट में तो कोई मसला ही नहीं, उसमें तो रिटर्न वैसे ही ना रिवाइज किया करें। भूले हुए इनपुट में तो लॉ वाजे कहता है अगले 6 महीने में कभी भी रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, ये निकालें जी, लेटेस्ट M3458। फाइव, अच्छा एक आपको मिसाल देता हूं। सर आसिफ ने कॉलेज से लोन लिया 1 लाख रुपया, तो इधर देखें ना, सर आसिफ ने कॉलेज से लोन लिया 1 लाख रुपया किसी जमाने में। इस साल उनकी महीने की तनख्वाह है 2 लाख, 2 लाख ज़रा 12, 24 लाख। को पुराना लोन है 1 लाख। जून के महीने में कॉलेज वालों ने कहा वो 1 लाख नेट कर लें अपनी तनख्वाह से। आप तनख्वाह कितनी न्यूमेरिकल में लेके जाएंगे? आप न्यूमेरिकल में कितनी तनख्वाह लेके जाएंगे? 24 लाख। ये बात लास्ट क्लास में हो चुकी है जिसमें लेटेस्ट टाइम का सवाल कराया था। क्यों? क्योंकि एडजस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। होना, एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि सर आसिफ को 24 लाख में से आखिरी महीने का 2 लाख हमने पूरा दिया, तो सैलरी तो 2 लाख ही फिर बनी, और उसमें सर आसिफ का वो जो पुराना लाख है वो वापस कर दिया, सर आसिफ ने वो वापस कर दिया। एडजस्ट मींस के सैलरी फिर 23 लाख मिली है आपको? नहीं नहीं बेटा, सैलरी पूरी 24 लाख मिली है, वो तो लाख पुराना उधार था आपने वापस किया है। तो खुदा के लिए एक बच्चा पूछ रहा था, एडजस्ट करने का मतलब होता है आप सैलरी को नेट करें। हो भाई, ऐसे तो ना करें ना जुल्म। सैलरी आपकी 5 लाख, आपको बोनस मिलना है इक्वल टू 2 बेसिक सैलरीज, ठीक है। बोनस को 5 लाख ज़रब 2, 5 लाख ज़रब 12 आपकी सैलरी है, और बोनस हो गया 5 लाख ज़रब 2।
उसको रीइंबर्समेंट भी मिली है बच्चों के, ठीक है, कोई मसला नहीं। यकम अक्टूबर ही टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 30 लाख। उसने बहुत पहले का लोन लिया हुआ है 30 लाख रुपया, एंड रीपेड 9 लाख बाय पिछले साल। तो हमारे साल तो 21 लाख लोन इस्तेमाल हुआ ना, हमारे साल 21 लाख लोन इस्तेमाल हुआ। तो आपने क्या करना था, ड्यूरिंग द ईयर ही मेड नो रीपेमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। साल के एंड पे छोड़े क्या हुआ, आप लोगों ने करना था 21 लाख इंटू 10%, ये करना था। एक और काम करना था, ऑन 30 जून ATL approved adjustment of his June salary and annual bonus. जून सैलरी 5 लाख, एनुअल बोनस 10 लाख, 15 लाख। ऑन 30 जून ATL approved adjustment of 15 लाख and waived the remaining. ओके, लोन लिया कितना, 30 लाख। लोन लिया कितना, 30 लाख। पिछले साल कितना वापस कर दिया, 9 लाख। पिछले साल कितना वापस कर दिया। वापस करना खुशी नहीं होती, वेव होना खुशी होती है। इस साल कितना उधार इस्तेमाल किया, 21 लाख। ऑन 30 जून ATL अप्रूव्ड एडजस्टमेंट ऑफ जून सैलरी एंड एनुअल बोनस अगेंस्ट द लोन। उन्होंने कहा जून की तनख्वाह और बोनस पूरा का पूरा एडजस्ट कर लो। इट इज पेमेंट, इट इज नथिंग एल्स। ये एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्ट नहीं, एडजस्ट का मतलब रीपे कर दिया सरासर ने। कितना रह गया बाकी, बाकी 6 लाख जालिमों अच्छे बंदों ने साल के एंड पे माफ कर दिया। ये 6 लाख भी सैलरी में डालना था, इंटरेस्ट बेनिफिट भी सैलरी में डालना था, और ये 6 लाख भी सैलरी में डालना था, और कुछ नहीं सैलरी में डालना था। डन। एडजस्ट करना क्या होता है, रीपे करना, रीपे करना। एडजस्ट करना रीपे करना होता है। एडजस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों। माफ कितना हुआ, माफ। और अब मेरा आपसे सवाल है भाई, रुक जाओ, अब मेरा आपसे ये सवाल है, अगर ये एडजस्ट और रीपे वगैरह हो जाता 31 मई को तो क्या करते। हाँ, फिर हम इसको करते इंटू 11/12। फिर 21 लाख का उधार कितने महीने इस्तेमाल किया, 11/12। वो तो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सवाल में उसने साल की। अच्छा, ये पिछले साल की एडजस्टमेंट है, पिछले साल हो, इसकी टेंशन ना ले। लिया कितना लोन, पिछले साल कितना वापस किया, बोला कितना रह गया, इस साल 21 लाख पे 10% बेंचमार्क रेट ऐड होगा। उसमें से कितना एडजस्ट हो गया, एडजस्ट रीपे का मतलब एक ही होता है, कितना रह गया, 6 लाख। अगले साल आप इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि लोन 0 रुपए है, सारा वापस हो गया। और ये 6 लाख एंड पे क्या हो गया, एडजस्ट, तो अब पेएबल 0 है। बाकी 3 स्टेप बेनिफिट लगाना था इसमें। अच्छा, और कौन सा सवाल लिखा हुआ है, 5, 8 में आप पढ़ लीजिएगा, वो मैंने जो नोट्स में डाले ना, चैप्टर 1 से कंपेयर करके डाल दिया, वो कोई मसला नहीं। और 3, 4, 3 में असल में ना यार, ये एक लाइन आपने गौर से पढ़नी है घर जाके 3 में, कि उसने ना एक्टिव टेक्स्ट पे लिस्ट में जो बंदा ना आ रहा हो ना, उसको हम चैप्टर 15 में बिजली और गैस बंद करते हैं। ये जरा जाके ढूंढना है आप लोगों ने, तो वहां से आपको ये मिलेगा, ये बिजली और गैस बंद करने वाला था। और चैप्टर 15 में और कहीं लिखा नहीं हुआ, चैप्टर 15 में एक ही जगह लिखा हुआ है कि एक्टिव टेक्स्ट पे नहीं होगा तो बिजली और गैस बंद कर देंगे। ये यहाँ से उसने टेस्ट किया था। बाकी ये कोई मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट नहीं है। बी, सी मैंने आपको करवा दिया है। ये 4 भी आसान है। ये डिविडेंड ये भी नहीं है क्योंकि एकमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं पड़े हुए थे। डिविडेंड नहीं है क्योंकि एकमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं पड़े हुए थे। ये भी डिविडेंड नहीं है क्योंकि फॉरेन उसमें था, फॉरेन हेड ऑफिस है, उसको भेजो। ये उल्टी बात आई कि आपने लिखी है फॉरेन ब्रांच है, हेड ऑफिस पाकिस्तान में है। ये तो उल्टी गंगा है। ये तो डिविडेंड की वैसी, ये तो डिविडेंड है, ये तो डिविडेंड सॉरी नहीं है। डिविडेंड कब है, जब पाकिस्तान की ब्रांच फॉरेन हेड ऑफिस को भेजे। ये कोई रिवर्स काम था। ब्रांच कहां थी, फॉरेन, और हेड ऑफिस कहां था, इसमें तो ऐसा तो कोई तस्वर नहीं था। और दूसरा,
फाइनेंस कंपनी का मतलब है इसका काम ही लोगों को लोन देना है। जिसका काम ही लोगों को लोन देना है, हमने कहा था उसके शेयर होल्डर को अगर आप लोन दे दें तो वो डिविडेंड नहीं है। चाहे स्टैंडर्ड टर्म्स पे दें चाहे मार्केट से कम पे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आसान है। फॉरेन लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट पाकिस्तान, रॉन्ग रॉन्ग। फॉरेन लॉसेस को नहीं कर सकते, ये फॉल्स है। A loss from other source cannot be set off against any other head or carry loss cannot be set off against any other head of income or carry forward to subsequent year. Cannot be set off तो सही नहीं, गलत है। Can be set off, ये तो other source है। Can be set off. A loss on disposal of, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ। An unadjusted loss under capital gain may be carried forward for period of 6 year। ये मेरे ख्याल से इसका जवाब ट्रू होना चाहिए था, लेकिन हमने ICAP ने फॉल्स लिख के आगे डाला है। एंड कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब इन बोंगियों का क्या हल है? लॉस इनकर्ड बाय एन एओपी कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इट्स मेंबर्स। बिल्कुल, एओपी का लॉस मेंबर्स की इनकम में से माइनस नहीं, बल्कि एओपी खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। दैट इज अ इंटरप्रिटेशन रादर नॉट शुड हैव बीन नॉट टेस्टेड एट दिस लेवल। निहायत ही बोंगा कॉन्सेप्ट है। कहता है कि ICAP ने अजीब जवाब दिया है। कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम को डू नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट सेपरेट ब्लॉक। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम को सेट ऑफ ना करो सेपरेट ब्लॉक से, लेकिन सेपरेट ब्लॉक को सेट ऑफ कर दो नॉर्मल रिजीम से। अब जब ICAP को हमने ईमेल की तो उन्होंने कहा ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, किताब में ICAP की हमने नहीं लिखी हुई ये बात, ये राय है हमारी। तो इसलिए इन चीज़ों का कोई हल नहीं है हमारे पास, इनको छोड़ें। डन। कि कैपिटल नॉर्मल रिजीम और सेपरेट ब्लॉक के लॉसेस, खुदा के लिए ऐसा कोई तस्वुर नहीं, बस नहीं हो सकते, खत्म। इन चक्रों में जाना, ये तो फिर जंगल का शेर है, जहां मर्जी भगा के ले जाए। ओके, वो सवाल आ जाए आखिरी, जो क्वेश्चन 6 था चैप्टर 17 में, उसमें मैं बता दूं है क्या। अब हमारे 2 सवाल रह गए हैं। एक तो हम किसी दिन ना कोई पेपर सॉल्व करने के एतबार से कुछ जो आप लोग गलतियां करते हैं ना सॉल्व करने में, आपके कोई टर्म टेस्ट खोल के ना देख के उसको किसी दिन लाइव वीडियो कोई करेंगे, उसमें डिस्कशन हो जाएगी पेपर सॉल्व करने में आप लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं। पेज 455 पे आए। चंद इंपॉर्टेंट बातें सुन लें कि इसने रिजाइन किया 31 जनवरी को, तो सैलरी को मल्टीप्लाई करना था 7 मंथ से, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक के बारे में बच्चे पूछते हैं 2 तरह से सॉल्व करें सवाल, यानी एवरेज। अच्छा, ये जो सारे आप सफ़ा है ना, अगर आज जाके नज़र मार लें हल्की फुल्की बहुत अच्छा है, ना भी नज़र मार सकें तो जब जब जैसे जैसे जो चैप्टर करते रहे ना वैसे वैसे ये सफ़ा फिर खोलते रहें और साथ साथ इसको फिर कवर करते रहें, फिर शायद कम वक्त के अंदर हो जाएगा, या आज भी घंटा डेढ़ लगा देंगे तो सारा कवर हो ही जाएगा। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक में याद रखिएगा, अगर छोटा वाला कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आप गोल्डन हैंडशेक को 2 दफ़ा सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये देखें छोटा वाला न्यूमेरिकल गोल्डन हैंडशेक का मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल आया था एक दफ़ा। ये बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस गोल्डन हैंडशेक के साथ टेस्ट करना चाह रहा था, और पिछले 3 सालों का हमने फिर एवरेज लिया था रेट। तो छोटा सा न्यूमेरिकल और गोल्डन हैंडशेक का तो दोनों तरीके से सॉल्व करिएगा, नॉर्मल तरीके से भी, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा के भी। और अगर नहीं छोटा न्यूमेरिकल बड़ा न्यूमेरिकल है तो बड़े न्यूमेरिकल में मेरा मशवरा है कि 2 तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व ना कीजिएगा, बल्कि नोट डालिएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं पिछले 3 सालों का एवरेज रेट मेरे लिए फिजिबल है। बोलें क्या नोट डालना है? पिछले 3 सालों का एवरेज रेट मैं क्या समझ रहा हूं अपने लिए फिजिबल है। तो बड़े न्यूमेरिकल में मेरा मशवरा है कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक ही रखिएगा, सेपरेट ब्लॉक ही रखिएगा। डन। तो क्या कीजिएगा, 22 लाख को पहले सैलरी में डालिएगा, वर्किंग 1 में, सुनो ना, 22 लाख को पहले सैलरी में डालिएगा, टोटल में आ जाएगा। लेकिन जब फेस पे लेके जाएंगे तो जहां सेपरेट ब्लॉक माइनस करते हैं वहां 22 लाख को माइनस करके अलग रेट लगा।
तो बड़े न्यूमेरिकल में इसको क्या ट्रीट कर लें, सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर उसने अप्रूव्ड पेंशन फंड में वॉलेंट्री अपनी मर्जी से पेंशन जमा करवाई है, इस पे तो टैक्स माफ होगा। इसको कुछ बच्चे मिक्स करते हैं, एम्प्लॉयर ने उसके लिए पेंशन अलग करके रखी है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉयर जो उसके लिए पेंशन अलग करके रखता है वो मैंने कहा था रिटायरमेंट के टाइम के बाद देखेंगे उसका क्या करना है, उसको इग्नोर किया करना है, इस लाइन को इग्नोर करना है। एक है एम्प्लॉयर ने उसके लिए पेंशन अलग करके रखी, उसको सैलरी के न्यूमेरिकल में इग्नोर करना है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसके लिए बास्केट में डाल के रखी है या दे दी है रिटायरमेंट के वक्त। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लफ्ज आएगा, ये इसने अपनी दुनिया आखिरत बनाने के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए इसने ये पैसे किसी जगह जमा कराए हैं जो कि हुकूमत एम्प्लॉयर नहीं है। ये एम्प्लॉयर ने उसको पेंशन देने के लिए पैसे अलग करके रखे हैं, इसको तो पेपर में क्या करना है, इग्नोर। ये इसने अपने लिए पेंशन के पैसे अलग करके रखे हैं, ये तो गवर्नमेंट को जमा कराए, इसका क्या माफ करना है, टैक्स माफ करना है। बाकी उसको एक लॉस आ रहा था और उसकी एक प्रॉपर्टी है मरी के अंदर और 3 फार्म हाउसेज हैं, ताकि उसकी वो वाली हमारी रिवीजन हो जाती। तो इस सवाल को किसी दिन कर लेंगे, जुमे को आपको मैं करवा दूंगा। सेल आ रही है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फर्नीचर की WDV आ रही है, फिजिबिलिटी स्टडी आ रही है। अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन लें एसेट बनाने के लिए, तो उस लोन के की करेंसी एक्सचेंज को एसेट की कॉस्ट में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। लेकिन वो तब होता है जब लोन वापस हो, हमारे साथ लोन वापस ही नहीं हो रहा था, इसलिए करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस को ऐड नहीं करना। और ये बोनस शेयर्स हैं, इनका भी मैं आपको बता दूंगा। बस नीचे नोट शोट छोड़ें, क्या है ये एक पुरानी बात थी। तो ठीक है, किसी दिन ये कर लेंगे, और अगर टाइम हो तो लॉसेस का सवाल भी कर लेंगे। वो हमारा लेक्चर बनेगा पार्ट D। ओके, अल्लाह हाफिज़। भी मैंने आने का बस हौसला करके लगे नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर तैयारी शुरू में सही कर ली है तो इंशाल्लाह एंड पे भी चीज़ें याद आ जाती हैं। ये खौफ सा आता है चीज़ों को देख के कि याद नहीं है, जब रिवाइज़ करते हैं तो हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम।